Now write next topic, chapter 9. Engineering economy. देखिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर वन डे एग्जाम। लाइक आप स्टेट सर्विस कमीशन रख लीजिए, आप यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी एंड एनी अदर स्टेट एग्जाम, डब्ल्यूपीएससी। तो इन सारे एग्जाम्स में एक्चुअली इससे ना डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है और आप रटते रटते परेशान हो जाते हैं। सो बेसिक्स ये है कि एक बार थोड़ा सा इसे डिटेल समझ लेंगे तो फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा एंड यू आर एलिजिबल टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल क्वेश्चन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो, राइट। सो राइट फर्स्ट engineering economy definition. It is the science of applying economic criteria to select the best from a group of alternative designs. It is the science of applying economic criteria to select the best from a group of alternative designs, right? तो देखिए यहां पर इकोनॉमी क्राइटेरिया को देखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और G+1 बिल्डिंग अगर हमें मान लीजिए गवर्नमेंट्स के लिए बनाकर अपने स्टाफ के लिए बनाना है G+1, तो उस बिल्डिंग को अगर हम 10 करोड़ का बना दें तो ये कोई मैटर नहीं करता वहां पर। उस बिल्डिंग को चलिए आप बहुत अच्छा इंटीरियर कर लीजिए उस बिल्डिंग में, डजेंट मैटर, बट उस बिल्डिंग को आप G+1 को, जो कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट जोन में है नहीं, आप उसको अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बना रहे हैं, जो कि हाई फ्लडेड एरिया में नहीं है, लो फ्लडेड एरिया में है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, लो लैंड एरिया है, हाई फ्लडेड एरिया नहीं है, आप उसकी प्लिंथ लेवल काफी ज्यादा दे रहे हैं, फाउंडेशन आप उसका G+5 का दे रहे हैं, तो इकोनॉमी वाइज ये बेटर नहीं होगा, उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, राइट। It doesn't matter you are appearing in which exam, engineering services exam or a state public service commission, it doesn't matter, but for all exam the criteria of interview is same, so they can ask the basic things. तो basic things तभी clear होगी when you will go through the lectures and you are able to understand the concepts, why we are studying the same thing. अगर आपको ये पता नहीं होगा कि why we are studying the economy, engineering economy, what is the purpose of engineering economy, then there is no benefits to go through the entire concepts here, right? तो exactly क्या है कि इकोनॉमी को हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम G+1 बिल्डिंग बना रहे हैं, सर्कुलर कॉलम हम दे रहे हैं, कहीं से भी ये जायज़ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाती है सर्कुलर कॉलम में हेलिकल रेनफोर्समेंट के साथ, और G+1 में उसकी कोई नीड नहीं है। वो मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जब आप बना रहे हैं तो वहाँ पर नीड है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मेन मतलब ये है कि आप कॉस्ट को थोड़ा सा सेव करें इसमें, तो ज़्यादा बेहतर है। वो आपको इकोनॉमी बताएगा यहाँ पर, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सो फर्स्ट वी विल राइट सिंपल इंटरेस्ट। आई से इसको इंडिकेट करते हैं, I इज इक्वल टू PN इंटू I। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम लोग पढ़ते थे 8th 9 में, लेकिन अब इसको यहां पर बोलने का तरीका अलग होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ at 0 time, right? N is the number of years, I is the interest rate, I is the interest rate, right? Compound interest. Next is compound interest. Whenever the interest charges for any period
is based on, whenever the interest charges for any period is based on the remaining principal amount plus activated interest charges up to the beginning period the interest is said to be compound interest, right? So whenever the interest charges for any period is based on the remaining principal amount plus activated interest charges up to the beginning period, the interest is said to be compound interest. Now see some useful notations. Right? First, I is equal to annual interest rate. P is equal to present sum or present worth at 0 time. F is the future worth at the end of n years, right? And A is equal to a single payment in a series of n equal payments made at the end of each interest period or annual period. N is the number of years. तो ये कुछ यूजफुल नोटेशंस हैं, सो यू हैव टू जस्ट कैरी आउट। इन्हीं यूजफुल नोटेशंस के थ्रू हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, राइट? I is the annual interest rate, P is the present sum or present worth at 0 time, F is the future worth at the end of n years, A is a single payment series of n equal payments made at the end of each interest period or each annual interest period, right? कॉपी कर लीजिए। राइट, सो आते हैं नेक्स्ट, कैश फ्लो डायग्राम। कैश फ्लो डायग्राम, see its use is strongly recommended for situation when the analysis in which the analysis needs to visualize in which the analysis needs to visualize what is involved when
flow of money occurs at various time interval, right? Cash flow diagram. So its use is strongly recommended for situation in which the analysis needs to visualize what is involved when flow of money occurs at various time interval. तो जैसे देखिए, आप पैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने पैसे लगाए, ठीक है, आपने 10 करोड़ रुपए लगाए, तो 10 करोड़ रुपए लगाए आपने, तो 10 करोड़ रुपए में 1-1 करोड़ रुपए आप हर साल लगा रहे थे। तो अगर 1 करोड़ रुपए इस साल आप लगाए हैं, तो आप देखेंगे ना कि हमने 1 करोड़ लगाए, हमें बेनिफिट्स कितनी मिल रही है। ऐसा नहीं कि इस साल 1 करोड़ रुपए लगाए और आपने अर्न कितना किया, इस 1 करोड़ को मार्केट में लगा के आपने अर्न कितना किया, 90 लाख रुपए, तो 10 लाख आप डिफिसिट में चले गए। अगर आप 1 करोड़ लगाकर 1 करोड़ 10 लाख गेन करते हैं, तो 10 लाख आपकी क्या हो गई, बेनिफिट्स हो गई। कॉस्ट कितना हो गया, 1 करोड़, राइट। तो अगर आप बेनिफिट्स में है तो इसको आप फर्दर लगाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको आइडिया नहीं है और आप डायरेक्टली हर साल 1-1 करोड़ रुपए लगाते चले जा रहे हैं। लास्ट में देखा कि 1-1 करोड़ करके 10 करोड़ रुपए 10 साल तक लगाए और बेनिफिट्स हमको कितने मिले, 0। मतलब 10 करोड़ का 10 करोड़ ही अपने हाथ में आया। इससे बढ़िया तो 10 करोड़ की एफडी कर देते तो अच्छे पैसे आ जाते हैं आपके पास, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो पैसे लगाते हैं, कॉस्ट और बेनिफिट हम लोग देखते हैं कि हम लगा रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हमारी हो रही है, इसको हम कैश फ्लो डायग्राम पे देखते हैं। तो जरा सा कन्वेंशन है इसका, कुछ लिख लेते हैं, राइट। कन्वेंशन, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन सिग्निफाइज टाइम स्केल, ये कन्वेंशन जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। टाइम स्केल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे मैं बोल रहा था ना कॉस्ट और बेनिफिट्स की बात, अगर 10 करोड़ लगाए और 10 करोड़ ही आपने गेन किया है तो वो ब्रेक इवन कहलाता है आपका, कि जितना आपने लगाया उतना आपको मिल गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। उसके ऊपर आप जाते हैं तो आप पॉजिटिव जाते हैं, नीचे जाते हैं तो आप डिप्रिशिएशन में जाते हैं, आप लॉस में जाते हैं उसमें, राइट। दूसरा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एरो सिग्निफाई cost and benefits. Normally downward arrow signifies cost and upward arrow signifies बेनिफिट्स। ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ चुके हैं कि डाउनवर्ड एरो कॉस्ट को सिग्निफाई करता है और अपवर्ड एरो बेनिफिट्स को, राइट। कॉपी करेंगे आप, तो देखिए यहां पर एग्जैक्टली क्या होती है। देखिए यहां पर हमने टाइम लिख दिया 0, 1, 2, 3, n-1 एंड दिस इज n, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड एरो, ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अपवर्ड एरो बेनिफिट्स को बता रहा है, राइट। तो जैसे आपने कॉस्ट लगाया 1 करोड़ रुपए, जैसे कई बार आप क्या होता है, आपके पास कई लोग आते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज नॉट 100% परफेक्ट फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट। जस्ट आई एम गिविंग यू स्मॉल एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो जैसे आप देखते हैं कि कई बार हमें कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा दो, या कई बार हमें कहते हैं कि आप इस बैंक का म्यूचुअल फंड्स परचेज कर लो, 1 लाख रुपए अगर आप 10 साल तक दोगे तो 11वें साल से आपको 2-2 लाख रुपए हम देंगे अगले 10 साल तक। मतलब आपने लगाया 10 लाख रुपए, हम आपको देंगे 30 लाख रुपए, राइट। तो ये उनकी बैंक वालों की पॉलिसी होती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, आप उसको कैसे विजुलाइज करेंगे, वो कैसे विजुलाइज करते हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है इसलिए वो आपको बना देते हैं वहां पर अच्छे तरीके से। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है कि कॉस्ट 1 लाख रुपए हमने प्रीमियम जमा किए इस साल, अगले साल भी 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 10 साल तक जमा किए हमने, राइट। उसके बाद जब 10 लाख ये हमने जमा कर दिए
तो वो कहता है कि 20 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होगी और 20 साल के बाद हम आपको इसका डबल अमाउंट देंगे, मतलब 20 लाख रुपीस देंगे, राइट। तो ये आप देखिए, जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिएगा तो 10 साल तक का तो 10 साल तक तो आपको कोई बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहा, फिर अगले 10 साल तक भी कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। अब उसके बाद आपको अमाउंट्स वो डबल देने की बातें कर रहे हैं, मतलब आपको 20वें साल कितना पैसा मिलेगा, 20 लाख रुपए मिलेगा, राइट। तो आप देखिए कि आपका कितना इंटरेस्ट आपका जा रहा है, कितना इंटरेस्ट आपको वो दे रहा है। तो एग्जैक्टली अगर आप सिंपल इंटरेस्ट भी काउंट करते हैं इसमें, या कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा वो लोग करते हैं वो भी काउंट करते, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सौदा जो है हमारा ये बेनिफिट्स का है या फिर लॉस का है, ये आप पता कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट किए, राइट। उस अपार्टमेंट में आपने क्या किया, 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उस अपार्टमेंट में। अब 10 करोड़ रुपए खर्च किए और उस अपार्टमेंट में जो हमारी फ्लैट्स हैं वो 10 फ्लैट हैं, G+10 का स्ट्रक्चर है, 10 फ्लैट है हमारे। तो 10 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। अब 10 करोड़ रुपए जब हमने खर्च किए एक साल में, तो 10 करोड़ में कम से कम हमको प्रॉफिट तो कुछ चाहिए। तो 10 करोड़ रुपए में 10 CR में देखिए आप, अगर 10 फ्लैट आपका बिकता है, 10 का 10 फ्लैट आपका बिक जाता है, तो आप एक फ्लैट को 2 करोड़ में बेचते हैं, मीन्स 20 CR आपका आ गया। 20 CR में आपका 10 CR क्या हो गया, बेनिफिट्स हो गया। 10 CR मतलब आपने पैसे लगाए कितने थे, 10 करोड़, कमाए कितने आपने, 20 करोड़। लेकिन अगर 5 फ्लैट ही बिकता है आपका, तो आप 10 करोड़ आपका आ जाता है, मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए कि जितना आपने लगाया था उतना आपने गेन कर लिया। अब जो आपके पास, अब जो फ्लैट्स आपके बिकेंगे, आप उससे क्या जाएंगे, उसमें बेनिफिट्स में आप जाएंगे, राइट। तो उसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं कि कितना पैसा हमने लगाया था और कहां से हम कहां पर पहुंच गए। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट्स बोलते हैं, राइट। तो वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, उसकी वैसे जरूरत नहीं है यहां पर, राइट। वो मैकेनिकल वालों को जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैं देख लूंगा, अगर समय मिलेगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा उसको। तो ये अभी आगे, अभी बहुत सारी चीजें जो मैंने बताया आपको, प्रीमियम वाली बातें, ये सब चीजें अभी आपको समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक है। आइए देखते, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैश फ्लो डायग्राम। अब हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर्मूला। इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर सिंगल पेमेंट सीरीज, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर सिंगल पेमेंट सीरीज। इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी इसमें चीजें आ रही है, यू कैन डिस्कस विथ मी। अगर आपको ऐसी जरूरतें महसूस हो रही है ड्यूरिंग द लेक्चर्स, व्हेन यू आर जस्ट सीइंग द लेक्चर्स, और आपको अगर जरूरत महसूस हो रही है, देन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं चैट प्लेटफॉर्म्स पे, अदरवाइज मेरी पर्सनल मेल आईडी पे, एंड इफ रिक्वायर्ड देन डेफिनेटली आई विल कॉल यू एंड वी विल डिस्कस, राइट। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। हर तरीके की फैसिलिटी हम लोग देंगे आपको, सो इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिस इज पैंडेमिक सिचुएशन एंड दिस इज फॉर थ्रू आउट, दिस इज फॉर इंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर इंडिया। सो वी विल गिव यू बेटर प्रेफरेंसेस हियर। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर देखिए कि जैसे आप एग्जाम्स दे रहे हो, यूपीएससी की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जैक्टली क्या होता है, जिस साल सीपीएम पर्ट की वेटेज बढ़ती है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले इंट्रो लेक्चर में बता दिया था कि जब वेटेज बढ़ती है, मींस कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स इससे ज्यादा पूछते हैं, 15-16 ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं, कई बार 10 पूछते हैं, कई बार 4-5 ही पूछते हैं। तो जैसे 7+ ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ये समझिए कि इंजीनियरिंग इकोनॉमी के एक क्वेश्चन उसमें आएंगे, एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का क्वेश्चन उसमें आएगा। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी के कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछ डालते हैं वो। इन 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कंसंट्रेट होकर लेक्चर्स को सुन लेते हैं, बिना दिमाग को इधर उधर रखे, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। एंड 2 or 3 टाइम्स ओनली नीड टू रिवाइज। जो ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम दे रहे हैं लाइक यूपीपीएससी, जैसा कि जो भी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, डब्ल्यूपीएससी, एमपीपीएससी, जो भी है, आप फॉर्मूला को सिर्फ देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं आप, या फिर पावर नोट्स में आप रख लेते हैं फॉर्मूला को, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही आता है, राइट, एग्जाम्स में। सो यू आर एबल टू टिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर सिंगल पेमेंट सीरीज क्या है। यहां देखिए, इसको हम लोग केस नंबर ए रखते हैं, केस ए, इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर सिंगल पेमेंट सीरीज, राइट। देखिए क्या है ये है आपका
ठीक है। जीरो टाइम पे जो अमाउंट है हमारा P, प्रेजेंट वर्थ एट जीरो टाइम। दिस इज 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये टाइम है हमारी। आप यहां पर लिख लेना टाइम, ये आपके टाइम है ईयर्स में, राइट। एंड दिस इज n-1 and this is n and this is f is equal to future worth at n years, राइट। फ्यूचर वर्थ। तो देखिए यहां पे फाइंडिंग केस नंबर 1, केस नंबर 1, फाइंडिंग f when P is given, राइट। आपको ना P गिवन होगी, प्रिंसिपल गिवन होगी, राइट। आराम से समझिए, प्रिंसिपल आपको गिवन होगी और आपको F कैलकुलेट करनी है कि फ्यूचर अमाउंट हमको कितना मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट आपका I% का है, राइट। तो देखिए पहले लिखेंगे हम लोग फ्यूचर अमाउंट एट द, सब मैथ्स है पूरा का पूरा, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर F1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 100 रुपए आपको हमने दिए, ठीक है, और हमने कहा 10% के इंटरेस्ट में आपको 1 साल के लिए दूंगा ये पैसे, ठीक है। तो 2020 में अगर हमने आपको जनवरी में 100 रुपए दिए तो 2021 के जनवरी में मैं आपसे 10% इंटरेस्ट के साथ ये पैसे लूंगा। तो 100 रुपए प्लस हम इंटरेस्ट कितना का लेंगे आपसे, 100 रुपए का 10%, राइट। तो ये कितना हो गया, 110 रुपए, करेक्ट, राइट। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको कितने पैसे मिलेंगे, प्रिंसिपल क्या होगा 100 रुपए प्लस I इंटू पी, दिस I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या मिल गया आपको, P इंटू 1 प्लस I, ये भी तो वही हुआ आखिर। देखिए दिस इज P, दिस इज I एंड दिस इज P, सो P इंटू 1 प्लस I ही तो हुआ, ये 110 रुपए। क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि अगर तुम पहले साल नहीं दे पाते हो तो दूसरे साल मैं तुमसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैं तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। व्हेनेवर द इंटरेस्ट चार्जेस फॉर एनी पीरियड इज बेस्ड ऑन द रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्टिवेटेड इंटरेस्ट चार्जेस अप टू द बिगिनिंग पीरियड, राइट, द इंटरेस्ट इज सेड टू बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। यही मैंने डेफिनेशन बताया आपको। तो एग्जैक्टली अब जो हम इंटरेस्ट लेंगे, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लेता आपसे तो फिर क्या कर लेते, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन इंटू आई, सिंपल फॉर्मूला लगा लेते। तो वहां से तो वो एक अलग चीज होती है, मतलब 100 रुपए का 10% पहले साल लिया, 100 का 10% और दूसरे साल भी 100 का आपसे 10% ही लिया, तो 120 रुपए मैंने लिए 2 साल में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जो बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट लेते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेते वो। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या होता है, देखिए अब जो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, हम इंटरेस्ट आपसे लेंगे इस 110 रुपए पे, राइट। अब अगले साल जो पैसे लेंगे आपसे 110 रुपए प्लस 110 का 10%, राइट। तो ये हो गया 110 प्लस 11, 121 रुपए आपसे हम लेंगे, मतलब हम इसका 10% लेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखिए फ्यूचर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, F2 is equal to P into 1 plus I plus I into P into 1 plus I plus I into P into 1 plus I। अब मैं इसका लूंगा आपसे पैसा, तो ये क्या हो गया, therefore F2 is equal to P into 1 plus I का होल स्क्वायर। अब तीसरे साल जो लूंगा मैं इस अमाउंट का I% लूंगा, I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं लास्ट में लिख दूंगा उसको, वैसे मैंने शुरू में ही लिख दिया है, यहां पर देखिए लिखा है या भूल गया हूं, एग्जैक्टली आई डोंट नो, I एनुअल इंटरेस्ट रेट, ये मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है। तो देखिए इसलिए मैंने नोटेशंस को पहले ही लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो इसमें। अब जो आपसे मान लीजिए कि मैं लेता हूं पैसे यहां पर, फ्यूचर अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स, फ्यूचर अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर्स, FN, और F से भी आप इंडिकेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा ये
P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। आप करोगे तो यही आएगा, थर्ड ईयर में P इंटू 1 प्लस आई की पावर q, फोर्थ में P इंटू 1 प्लस आई की पावर 4, सो nth में P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। तो फ्यूचर अमाउंट जो आ गए आपके वो ये आ गया, F इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, राइट। यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट इतने प्यार से तो एग्जाम में पूछेगा नहीं वो क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स के साथ एक्सपेक्टेशन तो कुछ अलग ही होगी। सो नाउ सी हियर, वी कैन रिप्रेजेंट द सेम फॉर्मूला बाय दिस, F बाई P आई n। इसे हम कह सकते हैं 1 प्लस आई की पावर n, राइट। इसको हम कहते हैं, क्या फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, देखिए यहां पर हेडिंग देखिए आप पहले, इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर सिंगल पेमेंट सीरीज, राइट। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर सिंगल पेमेंट सीरीज। तो इसको कहेंगे हम लोग सिंगल पेमेंट सीरीज, ठीक है। यहां तक छोड़ देते हैं, डैश अमाउंट फैक्टर, अमाउंट फैक्टर, राइट। क्यों लिखा है अमाउंट फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर ही तो है, F बाई पी आई एन, F बाई पी आई एन, 1 प्लस आई की पावर n, 1 प्लस आई की पावर n को p से मल्टीप्लाई करोगे तभी फ्यूचर अमाउंट तुमको मिलेगा, तो अमाउंट फैक्टर। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम कौन सा इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सिंगल पेमेंट सीरीज क्यों लिखा, क्योंकि हम सिंगल पेमेंट सीरीज की ही हेडिंग कर रहे हैं, सिंगल पेमेंट सीरीज ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां पर कौन सा इंटरेस्ट ले रहे हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं। किसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एफ की वैल्यू, मींस कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम फ्यूचर अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वाया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंगल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर इसको कहा जाता है, राइट। सो दिस इज सिंगल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सिंगल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, राइट। अब आइए यहां पर दूसरा केस नंबर P, यही पूछेगा डायरेक्टली आपसे, पहले आप कॉपी कर लीजिए। केस नंबर 2, फाइंडिंग P when F is given, finding P when F is given, right। तो बहुत सिंपल है, देखिए F is equal to P into 1 plus I की पावर n, so this implies P is equal to F by 1 plus I की पावर n, ठीक है। इस फॉर्मूला से निकल जाएगा हमारा P। अब यहां पर क्या है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, P बाई F आई n इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आई की पावर n। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल पेमेंट सीरीज, सिंगल पेमेंट सीरीज डैश अमाउंट फैक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड अमाउंट फैक्टर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर वैल्यू प्रिंसिपल की निकल रही है, प्रेजेंट अमाउंट की निकल रही है, और ये क्या है हमारा भाया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट भाया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड अमाउंट ही तो है हमारा एट द एंड ऑफ एनी ईयर्स, इसलिए कंपाउंड अमाउंट फैक्टर बोलते हैं। सो दिस इज सिंगल पेमेंट सीरीज P, प्रेजेंट अमाउंट। सो सिंगल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर या फिर प्रेजेंट अमाउंट फैक्टर, प्रेजेंट वर्थ कहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, सिंगल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा आपको, राइट। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर केस का, सॉरी केस नंबर A का सेकंड पार्ट, केस नंबर 2, राइट। देखिए चलिए केस नंबर B देखते हैं हम लोग। इक्वल पेमेंट सीरीज, राइट, इक्वल पेमेंट सीरीज पूरा ही लिख लीजिए, इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर इक्वल पेमेंट सीरीज, इंटरेस्ट
फॉर्मूला फॉर इक्वल पेमेंट सीरीज, हेडिंग दीजिए। केस नंबर 1, पहले इसको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए केस नंबर 1 को रहने देता हूं। देखिए ये है P, दिस इज A, दिस इज A, एट द एंड ऑफ एन ईयर A, and this is A, right, and this is F, n minus 1, and this is n, बराबर बराबर अमाउंट हम लोग देते हैं यहां पर, राइट। सो इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर इक्वल पेमेंट सीरीज। तो देखिए यहां पर एट द एंड ऑफ, बाइफर्केट करके पेमेंट देने से बढ़िया हर साल के, जैसे ईएमआई पे करते हो ना हर महीने, तो मान लो हर महीने 50,000 रुपए ईएमआई पे किए, तो एक साल का कितना हो गया, 6 लाख हो गया, तो हर साल 6 लाख पे करो, राइट। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं केस नंबर 1, finding P when A is given। देखिए कैसे आएगा, तो देखिए टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या मिलेगा आपको, A, और ये किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आई के बराबर, राइट। सो देयरफॉर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, A बाई 1 प्लस आई, राइट। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आप कितना अमाउंट दे चुके होंगे उसको, A बाई 1 प्लस आई तो आपको रहेगा ही रहेगा आपका, प्लस A बाई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या हो जाएगा ये P A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और पहले वाला अमाउंट दोनों को ऐड करोगे, सिमिलरली एट द एंड ऑफ n ईयर्स, सिमिलरली एट द एंड ऑफ n ईयर्स क्या मिल जाएगा आपको, P इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे P इज इक्वल टू A बाई 1 प्लस आई प्लस A बाई 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस A बाई 1 प्लस आई की पावर n। देखिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया। समेशन क्या होता था फॉर्मूला, A इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, r इज द कॉमन रेशियो, इसका और इसका इसको और इसको डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n, राइट। कॉपी कीजिए पहले से आप, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख दूं क्या, यहां पर लिख देता हूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, करेक्ट। सो आप इसे इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो, देयरफॉर P बाई A आई n, ये अगर ऊपर में है ना न्यूमरेटर में, मतलब इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n। इसे हम लोग कहते हैं इक्वल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट P है, सो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, राइट। इक्वल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, राइट। कॉपी कर लीजिए इसे आप। चलिए केस नंबर 2,
फाइंडिंग A when P is given। सिंपल है, A इज इक्वल टू, बस इसी फॉर्मूला से यूज कर लो, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। राइट, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, A बाई पी आई n इज इक्वल टू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। इसको हम लोग कहते हैं इक्वल पेमेंट सीरीज। देखिए, इसको इक्वल पेमेंट सीरीज नहीं कहेंगे, मैंने गलत बोल दिया आपको, इक्वल पेमेंट सीरीज। ये जो अमाउंट है ए, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। जैसे कई बार आप ईएमआई पे नहीं करते हैं तो बैंक आपको नोटिस जारी कर देती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो अमाउंट ए है, ये देखिए आपको इससे कैश फ्लो डायग्राम से पता चल जाएगा। यहां पर आइए, सेकंड ईयर आपको कितने, जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो सेकंड ईयर के एंड में आपको कितना देना पड़ेगा, फिर 5 लाख। थर्ड ईयर के एंड में फिर आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये 5 लाख रुपए देने में आप असमर्थ हो गए, जैसे मान लीजिए 2020 का पीरियड है, कोरोना पीरियड है, तो आप देने में असमर्थ है ये 5 लाख रुपए, तो फिर क्या होगा, बैंक आपसे ये पैसा वसूल करेगा, किसी भी तरीके से रिकवर करेगा आपसे। वसूल करना हिंदी, रिकवर इंग्लिश, इसको रिकवर करेगा। तो क्या है, क्या रिकवर कर रहा है वो, आपका घर थोड़ी रिकवर कर रहा है वो, राइट। आपसे क्या रिकवर कर रहा है वो, पैसा। पैसा का मतलब क्या, कैपिटल रिकवर कर रहा है, राइट। कैपिटल रिकवर कर रहा है, रिपीट, क्या रिकवर कर रहा है, कैपिटल। कौन सा कैपिटल, जो उसने तुमको दिया था। जैसे तुमने घर खरीदना था, तुमको 50 लाख रुपए बैंक वालों ने दिया, इंटरेस्ट के साथ बैंक वाला तुमसे 70 लाख रुपए ले रहा है। 70 लाख रुपए को तुमको क्या करना है कि 10 साल में तुमको देना है, तो हर साल 7 लाख रुपए तुम दे रहे हो। तो इस साल 7 लाख रुपए तुम नहीं दिए उसको, साल के एंड में तुम इस तरीके का पेमेंट ले रहे हो, महीने वाइज नहीं ले रहे हो तुम। जैसे बाइक खरीदते हो तो मंथली तुम पेमेंट करते हो, क्या बोलता है आपको, जब आप कॉलेज में होते हो बाइक खरीदते हो, लोन लेते हो, तो बोलता कोई बात नहीं है सर, 3,000 रुपए की ईएमआई आएगी आपके, कोई बात नहीं सर, 5,000 रुपए की ईएमआई आएगी, बिल्कुल 5,000 रुपए की। मतलब एक साल में 60,000 रुपए दिए, 2 साल के लिए तुमने लिया 1,20,000 रुपए दिए। बाइक की कीमत कितनी थी, 40,000 रुपए थी, तुमको अच्छे से बेवकूफ बना गया वो। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या है कि जो वो पैसा ले रहा है, जैसे मान लो कि तुम कॉलेज में उसको पैसे नहीं दे रहे हो, तो वो आया पैसा लेने आया, वो तुमको लेने थोड़ी आया, तुमको लेके क्या करेगा वो। तो एग्जैक्टली वो क्या रिकवर कर रहा है आपसे, कैपिटल अपना रिकवर कर रहा है, जो उसने तुमको दिया था। बाद में इंटरेस्ट मिले ना मिले वो अलग बात है, पहले कैपिटल तो ले ले, ब्रेक इवन पर तो पहुंच जाए वो। सो वो कैपिटल रिकवर कर रहा है, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, देखिए ये ए जो है हमारा, ये कैपिटल रिकवर करना हुआ, कितना पैसा लेना है, सो इसको हम कहते हैं कैपिटल रिकवर। और क्योंकि ए बाई पी आई एन सिर्फ ये वाला चीज हम लोग यहां पर ले रहे हैं, तो ये एक फैक्टर होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कैपिटल रिकवरी फैक्टर। याद हो गया, अब तो आराम से याद हो गया। अब अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो फिर अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता आपको। सो कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में ये काफी आते हैं, ये फॉर्मूला कई बार आ चुका है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिकवरी फैक्टर। आइए केस नंबर 3, केस नंबर 3। ठीक है, फाइंडिंग f when a is given। f when a is given, ठीक है, f निकालना है। तो देखिए p इज इक्वल टू क्या निकाला आपने, यहां देखिए पहले, p इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई की पावर n। p इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n, इक्वेशन 1। और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, p इंटू 1 प्लस आई की पावर n, जो केस नंबर ए के फर्स्ट केस में प्रूफ किया था, राइट। तो यहां से एग्जैक्टली आप इस p को क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर p इज इक्वल टू f बाई 1 प्लस आई की पावर n। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए f बाई 1 प्लस आई की पावर n इज इक्वल टू
ए इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n, यही होगा ना। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहां से। सो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब आप देखिए हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f बाई ए आई n इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई। ठीक है, आप इसे क्या बोलेंगे, देखिए कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं आप, इक्वल पेमेंट सीरीज, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इक्वल पेमेंट सीरीज इक्वल पेमेंट सीरीज। ये क्या होता है हमारा, प्रेजेंट वर्थ या कंपाउंड, कंपाउंड। सो इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, इसको हम ये बोलते हैं, राइट। तो देखिए इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, क्या लिखा था हमने यहां पर हेडिंग, देखिए फाइंडिंग एफ व्हेन ए इज गिवन, करेक्ट, राइट। फाइंडिंग एफ व्हेन ए इज गिवन, कॉपी कर लीजिए आप इसको। अब लिखेंगे हम लोग फाइंडिंग ए व्हेन एफ इज गिवन, केस नंबर 4, केस नंबर 4, फाइंडिंग ए व्हेन एफ इज गिवन। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां देखिए f इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई की पावर n, तो a निकालना है तो सिंपल ये लिखेंगे आप इसको, a इज इक्वल टू f इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, यही लिखेंगे हम लोग। देखिए बस यही से यूज किया इसको और कुछ नहीं किया, a इज इक्वल टू एफ इंटू आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो अब यहां से आप इनको, पहले मैं इसको बॉक्स में कर दूं, अब यहां से यू कैन राइट इट इन दिस वे, a बाई एफ आई n, आप इसे लिख सकते हैं i डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, करेक्ट। तो यहां पर फिर से आप क्या ले रहे हैं, आप फ्यूचर में उम्मीद करके बैठे पड़े हैं कि हम 10 लाख रुपए लगाए थे तो हमें 50 लाख रुपए मिलेगा, राइट। आप क्या लगा के उम्मीद बैठे थे कि 10 लाख रुपए लगाए थे तो आपको कितना मिलेगा, 50 लाख रुपए मिलेगा, यही उम्मीद लगा के बैठे थे आप। लेकिन क्या हुआ कि 10 लाख तो मिला, उसके बाद 11वां लाख आपको नहीं मिल रहा, 12वां नहीं मिल रहा, 13वां नहीं मिल रहा आपको अब, और आप ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमें इतना पैसा मिलेगा, एफ की वैल्यू आपको पता थी, तो आप ये उम्मीद लगा के बैठे थे कितना मिलेगा। तो अब आपको क्या ए चाहिए, मतलब हर महीने इतने इतने पैसे आपको चाहिए, तो ब्रेक इवन पे आप पहुंच चुके, 10 लाख का 10 लाख मिल चुका, अगले साल फिर आपको मिलना चाहिए था 1 लाख रुपए, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा क्या हुआ आपका, डूब गया, राइट। वो पैसा क्या हो गया, हिंदी में समझिए डूब गया वो पैसा। डूबना को क्या बोलते हैं हम, सिंकिंग, राइट, सिंकिंग। और ये क्या है, ये एक फैक्टर है, राइट। तो ये किस चीज का फैक्टर है, सिंकिंग फैक्टर है। क्या क्या डूबा, पैसा डूबा, पैसा को क्या बोलेंगे, फंड बोलेंगे, राइट, जो फंड आपने जनरेट किए थे। सो सिंकिंग फंड फैक्टर, जैसे फंड जो होता है कैपिटल नहीं बोलेंगे, फंड बोलेंगे यहां पर। जैसे मान लीजिए हमने अपने उज्जवल भविष्य के लिए मान लीजिए कि 5-5 लाख रुपए की पॉलिसी करा ली, और पॉलिसी कराने के बाद हमें यह बोला गया कि जब आप बूढ़े हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, तो हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। 59वें साल में हमको जरूरत पड़ गई 5 करोड़ रुपए की, या 60वें साल में हम गए 5 करोड़ रुपए लेने, वो हमको दे ही नहीं रहा। तो ये पैसा, ये फंड जो था 5 करोड़ रुपए, ये तो हमने जनरेट किए थे, अपनी मेहनत करके ये फंड हमने जनरेट किए थे। अब ये पैसा हमको नहीं मिल रहा, तो ये पैसा हमारा क्या हुआ, डूब गया, राइट। तो डूबा कितना, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड फैक्टर। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गिव फोकस, स्पेशल फोकस ऑन दिस टॉपिक, बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर योर डे टू डे नॉलेज, कि आप जो कर रहे हो, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या है उसका। तभी तो इसको हम इंजीनियरिंग इकोनॉमी बोलते हैं, मीन्स तकनीकी अर्थव्यवस्था, आप ऐसा समझिए इसको, इंजीनियरिंग इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसको हमें समझना चाहिए इन चीजों को, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड फैक्टर। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें आपका, कैपिटल रिकवरी और सिंकिंग फंड फैक्टर, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं, राइट। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए।
ये 4 फॉर्मूला थे आपके, ठीक है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नाउ से एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इस पे हम लोग। देखिए, a construction equipment has a useful life of 2 years which is to be replaced by a new equipment. If the interest rate is 5% then determine the sinking fund factor. तो देखिए sinking fund factor कैलकुलेट करना है। क्या है फॉर्मूला sinking fund factor का? I डिवाइड बाई 1 plus I की पावर n minus 1. So therefore we can write here solution. Sinking fund फैक्टर इज इक्वल टू एस एफ, एफ से इसको इंडिकेट भी करते हैं, एस एफ कई बार ऐसे दे भी देगा, आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। क्या है इंटरेस्ट हमारा? 5%, सो दिस इज 0.05 एंड दिस इज 1 प्लस 0.05 की पावर n। कितना है यूजफुल लाइफ ऑफ, if the interest rate is 5%, यूजफुल लाइफ कुछ दिया होगा इस क्वेश्चन में, हाँ 2 years दिया है, सो दिस इज 2 years माइनस 1। कैलकुलेट कीजिए इसको, 1.05 की स्क्वायर माइनस 1, सो 0.05, 0.487, सो दिस इज 0.487, राइट। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, कैपिटल रिकवरी फैक्टर, सिंकिंग फंड फैक्टर, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक डिप्रेसिएशन। ये एक्चुअली ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये जो टॉपिक है कॉस्ट एनालिसिस, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन एंड रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, उसमें ये पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, और ये इंजीनियरिंग इकोनॉमी में भी पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि मैं आपको दोनों चीजें पढ़ा रहा हूं, इंजीनियरिंग इकोनॉमी और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में ये नहीं पढ़ाऊंगा, यही चीजें पढ़ाई जाती है, सेम चीजें। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वाली ही चीजें यहां पर पढ़ा रहा हूं। जैसे कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मुझे अलग से पढ़ाना पड़ता है, तो मैं इन चीजों को एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ाता हूं, राइट। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे मुझे दोनों ये पढ़ाना पड़ता है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी या फिर ईएस में दोनों पढ़ाना पड़ता है, तो मैं ये दोनों एक ही जगह कंपाइल्ड करके पढ़ाता हूं। तो ये मत सोचिएगा कि यही चीजें सर ने वहां पर नहीं पढ़ाई, सेम चीजें हैं, राइट। तो लिखते हैं यहां पर इसको, डिप्रेसिएशन इज defined as the loss in value. Depreciation is defined as the loss in value of an asset with the passage of टाइम, राइट। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी, हाँ ठीक है, चलिए बिल्डिंग खरीदी, कॉस्ट उस बिल्डिंग की थी 5 CR, और 10 साल आप रहे उस बिल्डिंग में, 10 years, फिर आप उस बिल्डिंग को सेल करना चाहते हैं, तो 5 CR में थोड़ी बिकेगी, उसके स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी अब खत्म हुई होगी, कुछ ना कुछ उसमें कमी आई होगी, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होगी। मान लीजिए 4 CR हो गया कॉस्ट, तो यहां पर क्या हो गया एग्जैक्टली 1 CR का डिप्रेशिएशन आ गया। चलिए, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं लगता थोड़ा सा, क्योंकि आप तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी की रेट तो बढ़ते ही जाती है। चलिए मैं व्हीकल्स का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपने एक व्हीकल्स खरीदी 20 लाख रुपीज की, ठीक है। इस व्हीकल्स को आपने 5 साल बड़े अच्छे से यूज किया, 6ठे साल आप इसको सेल करने गए कंपनी में कि भाई ये ले लो और मुझे दूसरी मॉडल दे दो, तो कंपनी वाले ने इसकी वैल्यू लगा दी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीज। चलिए 10 लगाएंगे तो थोड़ा सही नहीं लगा, 12 लगाता हूं ताकि अमाउंट आपको थोड़ा सा वैसे दिखे। सो डिप्रेसिएशन आ गई इसमें 8 लाख रुपए की, राइट। ये डिप्रेसिएशन, तो इनिशियल कॉस्ट क्या हो गई हमारी दिस, और ये इसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, जो 12 लाख हो गए, सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। मींस आफ्टर सम टाइम जो वैल्यू में गिरावट आती है दैट इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू। मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, डोंट वरी, राइट। एंड दिस 8 लाख इज कॉल्ड डिप्रेशिएशन, करेक्ट। आप देखेंगे जब आप एक अच्छी व्हीकल्स खरीदते हैं, आप उसके मैनुअल्स में भी देखेंगे डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह लिखा रहता है उसमें कि आप इतना चलाएंगे, इतने किलोमीटर जाएगी, तो व्हीकल्स का बियरिंग टीयरिंग ये सारी चीजों का खर्च जो आता है वो सब मैनेज करके डिप्रिसिएशन कॉस्ट उसमें लिखा जाता है। चलिए मैं यहां पर आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, राइट।
सो हियर लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डिप्रेशिएशन, टाइप्स ऑफ, ये पीपीटी में भी लिखा हुआ है मेरे, वो आपको मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा, ये टाइप्स ऑफ डिप्रेशिएशन। फर्स्ट लिखेंगे हम लोग फिजिकल डिप्रेशिएशन। फिजिकल डिप्रेशिएशन क्या होगा, देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं। तीन तरीके के डिप्रेशिएशन होते हैं, फिजिकल डिप्रेशिएशन, फंक्शनल डिप्रेशिएशन भी होते हैं और एक कंटीजेंट भी होते हैं, राइट। तो देखिए जरा सा फिजिकल डिप्रेशिएशन क्या होती है एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए कि व्हीकल है, तो वियरिंग टीयरिंग इन सारी चीजों में उसमें क्या होती है, वियरिंग टीयरिंग का जो होता है प्रॉब्लम्स होता है, उसके कारण व्हीकल्स डैमेज हो जाता है हमारा। जैसे आपने एक गाड़ी ली, सिंगल हैंड ड्राइविंग आप कर रहे हो, तो उस गाड़ी की लाइफ थोड़ी अच्छी है, मल्टीपल ड्राइवर्स उसको यूज कर रहे हैं, रफ यूज कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। जैसे जब भी आप, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो होती है ना, कोई भी, जैसे आप अर्थवर्क एक्सकावेटर खरीद रहे हो, पावर शॉवल खरीद रहे हो, ये सारी चीजें आप खरीद रहे हो, पॉकलेंस खरीद रहे हो, ये सारी चीजें परचेस कर रहे हो, तो उस पर ना उसकी यूजफुल लाइफ लिखी होती है कि ये 2000 घंटे चल सकते हैं, 3000 घंटे चल सकते हैं, 10,000 घंटे चल सकते हैं। उसी तरीके से जब आप व्हीकल्स खरीदते हो तो उस पर भी लाइफ लिखी रहती है उसकी कि इतने किलोमीटर्स तक जाएंगे, राइट। तो एग्जैक्टली क्या होती है, तो बियरिंग टीयरिंग ये सब होती है। तो जब हम मान लीजिए व्हीकल्स एक्सीडेंट हो गई, मान लीजिए नई व्हीकल्स खरीदे, एक्सीडेंट हो गई, फिर कंपनी के पास ले गए कि भाई ये रख लो, दूसरी दे दो, तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली कम लगेगा। दूसरी बार पहली व्हीकल्स थी आपकी, उसका आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, फिर आप वेल मेंटेन्ड है, कलर पसंद नहीं आ रहा, आपने उसको लौटाने की कोशिश करी, उसका कॉस्ट अच्छा लगाएंगे कंपनी वाले। तो ये ड्यू टू एक्सीडेंट और समथिंग्स जो होती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिप्रेशिएशन, राइट। अब दूसरा जो होता है, बियरिंग टीयरिंग भी आएगा इसमें, दूसरा होता है फंक्शनल डिप्रेशिएशन। जैसे आपने आईफोन का, मान लीजिए आईफोन आपने 11 खरीद लिया, ठीक है, अगले दिन मार्केट में आ गया आईफोन 12, ठीक है, आईफोन 12 आ गया। अब आईफोन 11 की प्राइस है मान लीजिए 1 लाख रुपीज, ठीक है, आईफोन 12 मार्केट में लॉन्च किया, ये 1.25 लाख में लॉन्च कर दिया इसने, राइट। तो अब क्या है कि जो बंदे 1 लाख लगा रहे हैं वो सोचेंगे कि मैं 1.25 लाख लगा के आईफोन 12 परचेज कर लूं, तो धीरे धीरे मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंपनी ने फर्स्ट प्राइस इसका कितना रखा था, 1 लाख रुपए। अब इसी सेल फोन को कंपनी 75,000 रुपए में बेचेगी, राइट। तो ये 25,000 रुपए का क्या आ गया, इसमें डिप्रेशिएशन आ गया। इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिप्रेशिएशन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जोलेसेंस, ऑब्जोलेसेंस, राइट, ऑब्जोलेसेंस इसको कहा जाता है, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे सैमसंग एंड आईफोन, इन दोनों में बहुत ही टफ कंपटीशन है मार्केट में। जैसे ही अपना न्यू मॉडल लॉन्च करता है, वैसे ही सैमसंग भी अपना एक न्यू मॉडल लॉन्च करता है, राइट। तो जब सैमसंग की न्यू मॉडल आती है, वो मार्केट में हिट होती है, तो आईफोन की डिप्रिशिएशन चालू हो जाती है, और जब आईफोन की टॉप मॉडल आती है, तो सैमसंग की टॉप मॉडल की डिप्रिशिएशन चालू हो जाती है। पिछले 5 सालों से यही चलता आ रहा है। एग्जैक्टली, देयर इज ए वेरी टफ कॉम्पिटिशन इन मार्केट इन टोयोटा एंड महिंद्रा, राइट। इन दोनों में बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है। टोयोटा बहुत ही लग्जरियस व्हीकल्स प्रोवाइड करती है, फॉर्च्यूनर अराउंड 40 लाख के रेंज में, राइट। और ये बहुत ही लग्जरियस व्हीकल्स प्रोवाइड करती है एक्सयूवी, दैट इज 25 लाख के रेंज में, राइट, महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो एग्जैक्टली इन दोनों में क्या होता है कि जैसे ही ये 40 लाख रुपए वाली क्वालिटी ये 25 लाख रुपए में प्रोवाइड करती है, तो कस्टमर्स अपना बेंडिंग इसकी तरफ कर लेते हैं, इसकी तरफ बेंड हो जाते हैं। फिर इसकी 40 लाख रुपए की जो टेक्नोलॉजी है, वो इनको 35 लाख रुपए में सेल करनी पड़ती है, तो ये डिप्रिशिएशन में आ गया हमारा, राइट। तो इस तरीके के डिप्रिशिएशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिप्रिशिएशन, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस। चलिए, तीसरा है कंटीजेंट डिप्रिशिएशन। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में बहुत अच्छा घर बना लिया और आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, लेकिन उस जगह पे रोड की कंडीशन ऐसी है, इस तरीके की, कोई ट्रैफिक नहीं है वहां पर, तो और यहां पर ये आपका रेसिडेंट एरिया है, राइट, ये रेसिडेंशियल एरिया है, ये है आपका, मान लीजिए कि एसएच है, ठीक है। तो एग्जैक्टली, और ये यहां से आप इस तरीके से जाना, बट ट्रैफिक इज नॉट वेरी गुड, दैट्स व्हाई देयर इज ए ह्यूज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हियर, पहला, राइट। दूसरा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, ओनली 10 to 12 आवर्स ही इलेक्ट्रिसिटी यहां पर रहते हैं, राइट। सो देयर इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है यहां पर, वाटर बॉर्न डिजीजेज यहां पर हो जाते हैं, राइट। तो ये
आपने अपना घर तो बढ़िया बना लिया, बट ये लोकेलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो इस बिल्डिंग में जो आपके पैसे जो खर्च हुए हैं 10 करोड़ रुपए, ये अल्टीमेटली क्या होंगे, ये डिप्रिशिएशन ही होंगे इसमें। ये क्योंकि इसी से बेहतर क्वालिटी, जैसे देखिए आप, ये मिल रहा है 5 किलोमीटर दूर, इसी से बेहतर क्वालिटी आपको मिल रहा है यहां पर ये भी स्टेट हाईवे है, यहां पर स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, बेटर मार्केट है, ये आपका रेसिडेंशियल एरिया है, एक्सीडेंट के चांसेस काफी कम है यहां पर, और बेटर 24 आवर्स यहां पर लाइटिंग है, वाटर सप्लाई 24 आवर्स है यहां पर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 5 करोड़ की भी प्रॉपर्टी होगी तो इसके लिए 6 करोड़ रुपए देना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये 10 करोड़ की भी होगी तो इसके लिए 5 करोड़ देना भी अभी बुरी बात होगी, राइट, क्योंकि यहां पर बहुत प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो इस तरीके के डिप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंटीजेंट डिप्रिसिएशन, राइट। चलिए इसको मैं लिख भी देता हूं, आप देख लीजिएगा। ओके, तो जो मैंने समझाया उसका आप डेफिनेशन यहां से लिख लीजिए। फिजिकल डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन रिजल्ट्स इन फिजिकल लॉसेस ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड फिजिकल डिप्रिसिएशन। इट इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस, इट इज ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिप्रिसिएशन। और तीसरी है कंटीजेंट, इट इज ड्यू टू एक्सीडेंट, डिजीजेस, सप्लाई ऑफ वाटर, नेचुरल गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं, लिखते हैं हम लोग सैल्वेज वैल्यू क्या होती है। ये सब टर्म्स जो है ये ऑब्जेक्टिव्स में काफी पूछे जाते हैं। सैल्वेज वैल्यू, राइट, देखिए क्या होती है। इट इज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी, sorry, at the end of its utility period without being dismantled. Right, without being dismantled. It is to be noted that the article मतलब asset has further utility after salvage value। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल आप लीजिए कि जो भी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइड करती है, राइट। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए की व्हीकल प्रोवाइड करी, इनोवा क्रिस्टा, ठीक है, क्लास 1 ऑफिसर्स को। अब जब 25 लाख रुपए की व्हीकल्स प्रोवाइड करी तो 2 साल या 2.5 साल या 3 साल वो उस जोन में पोस्टेड रहे। 3 साल तक उन्होंने उस व्हीकल को यूज किया, मरम्मत करी, अच्छे से यूज किया। 3 साल के बाद नया ऑफिसर उसी पोस्ट पे आया, वो कहा, उससे कंप्लेंट करी कि ये व्हीकल्स हमारी सही नहीं है, राइट, ये व्हीकल हमारी सही नहीं है, मुझे दूसरी व्हीकल चाहिए। तो गवर्नमेंट उसको लायल है, दूसरी व्हीकल्स उनको प्रोवाइड करेगी, लेकिन इस व्हीकल को कूड़े के डब्बे में फेंक देगी, ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले वाले जो ऑफिसर होते हैं, जैसे पहले साल व्हीकल्स को चलाए, 25 लाख रुपया उसका कॉस्ट था, ठीक है, 25 लाख कॉस्ट था, अच्छे से मेंटेन करा। मान लीजिए 10,000 किलोमीटर उन्होंने चलाया, तो 10,000 किलोमीटर के बाद जो कंपनी होती है वो एक क्या कहते हैं कि जब व्हीकल में कोई स्क्रैच नहीं हो, कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, कोई इंश्योरेंस क्लेम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, उसमें कोई स्क्रैच ना हो, सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड हो और 10,000 किलोमीटर वो चली है, तो सिर्फ बियरिंग और टीयरिंग इनका पैसा वो काटती है। उसके मैनुअल्स में क्लियर लिखा हुआ रहता है। जब आप देखेंगे, जब आप जाएंगे अपनी व्हीकल्स को रीसेल कराने के लिए, जहां से आपने परचेज किया था वहीं, तो आप उनसे क्राइटेरिया पूछेंगे, देन इस क्राइटेरिया को वो बताएंगे आपको। तो यहां पर उन्होंने बताया कि सर इसमें ना डिप्रिसिएशन 5 लाख रुपए का आ चुका है, राइट, 5 लाख रुपए की डिप्रिसिएशन आ चुके हैं। तो अब जो इसकी वैल्यू है वो है 20 लाख रुपए, राइट, 20 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए का यहां से इन्होंने डिप्रिसिएशन बता दिया, राइट। और वैल्यू कितनी मिली आपको, 20 लाख रुपए मिली। क्या इस 20 लाख रुपए में, जैसे मान लीजिए अभी व्हीकल्स को नहीं बेचते आप, तो क्या व्हीकल्स को आप यूज नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल यूज कर सकते थे। तो जब व्हीकल बिल्कुल यूज करने के लायक ना हो
तब जब हम उसको भेजते हैं कबाड़ वाले को, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। मतलब अब आर्टिकल की कोई यूटिलिटी नहीं है, ये डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से। 20 लाख, दूसरे साल गए फिर 2 लाख का डिप्रिसिएशन आया तो 18 लाख रुपए हो गए। तीसरे साल गए फिर 3 लाख का डिप्रिसिएशन आ गया तो 15 लाख रुपए हो गए। तो ये जो 15 लाख रुपए हो गए, आपने अपने अकाउंट्स बुक में लिख दिया कि व्हीकल इनोवा क्रिस्टा व्हीकल नंबर समथिंग विच आई हैव बीन यूज्ड सिंस लास्ट 3 years हैव बुक वैल्यू ऑफ 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज। तो 15 लाख रुपए इसकी बुक वैल्यू आपने लिख दी। अब जो दूसरा ऑफिसर आएगा वो उस व्हीकल्स को 15 लाख रुपए में उस कंपनी वाले को दे देगा, गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए और एडवांस लेगा और 25 लाख रुपए में अपने लिए दूसरी व्हीकल यूज करेगा। राइट, इस तरीके, क्योंकि व्हीकल्स अच्छे कंडीशंस में रहने चाहिए ऑफिसर्स के। राइट, आप समझ गए सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और बुक वैल्यू का मतलब। करेक्ट। इसमें गवर्नमेंट्स को बहुत फायदा भी होता है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को नुकसान होता है? नहीं, क्योंकि जो आपकी जो सैल्वेज वैल्यू जो आ रही है ना 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए, इससे ज्यादा मेंटेनेंस में चला जाता है। सो इट इज क्वाइट बेटर दैट कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा व्हीकल है, आप उसको सैल्वेज करके आप उसको कंपनी को दीजिए और दूसरी व्हीकल्स आप यूटिलाइज कीजिए वहां पर। राइट, चलिए दूसरा आते हैं हम लोग, स्क्रैप वैल्यू। Right, the value of the property realized, the value of the property realized when it becomes absolutely useless, means it is to be noted that it is to be noted that article has no further utility। अब कोई फर्दर यूटिलिटी नहीं है इस आर्टिकल की, अब कोई फर्दर यूटिलिटी नहीं है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ स्क्रैप वैल्यू के लिए। कई बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट्स में, जैसे आप देखेंगे, अभी तो आपको आइडिया नहीं है, आफ्टर 1 year और 2 year डेफिनेटली यू विल ज्वाइन एंड देन यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया। तो एग्जैक्टली क्या होती है कि जो व्हीकल्स, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लाइक स्टैटिक रोलर, पेन्यूमेटिक रोलर, ये सारी चीज़ें हम यूज कर रखे होते हैं। तो पहले भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, आज से 40 साल 45 साल पहले, 80 के जमाने में, 80-85 में चल रहा था। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट थे हमारे पास, स्टैटिक रोलर थे, ये सारी चीज़ें थे। जीप थी, जो जीप चलती थी पहले कार की जगह पे, वो सारी चीज़ें थी। बट दे आर नॉट फंक्शनिंग स्टिल राइट नाउ। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने ऑफिस में ही रखे रहते हैं। कोई भी सीनियर्स अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहते कि हमने इसको खत्म कर दिया, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑफिस में ही रखे रहते हैं। लेकिन एक समय हमारे ऊपर लोड इतनी आ जाती है, लायबिलिटी इतनी आ जाती है उन चीज़ों की, उनको रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी नीलामी कर देते हैं, स्क्रैप। अब उसकी कोई फर्दर यूटिलिटी नहीं है। राइट, उसको हम नीलाम कर देते हैं कि जिनको आना है वो आइए लीजिए, लॉटरी कर देते हैं कि जिनको मिला वो दे कैन यूज दैट मटेरियल फॉर फर्दर यूटिलिटी। एक चीप रेट में हम उसको कर देते हैं, ताकि हाँ। लेकिन स्क्रैप का मतलब ये होता है कि वो जो स्टैटिक रोलर हमने सेल किया, अब वो स्टैटिक रोलर की जगह यूज नहीं होगा, उसके लोहे को, उसके मटेरियल्स को किसी और चीजों में यूज किया जाएगा। राइट, मींस आर्टिकल हैज नो फर्दर यूटिलिटी। तो वो हम अपने यहां से हटा लेते हैं। आप देखिए पुलिस स्टेशन में बहुत सारी गाड़ियां 15-20 सालों से पड़ी होती है, तो एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, उनको फिर स्क्रैप कर देते हैं और उसको नीलाम कर देते हैं कंप्लीटली। सो दैट्स द स्क्रैप वैल्यू। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बुक वैल्यू। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल तो कुछ हो नहीं सकता जितना मैंने आपको दिया है। आप अगर इनको ही याद रखें देन इट इज वेरी गुड। बुक वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द value of the property as shown in the account book in that particular year. In that particular year. राइट, हर साल जैसा मैंने अभी आपको बताया था 25 लाख की व्हीकल थी, पहले साल में 5 लाख का डिप्रिसिएशन हुआ, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई, 25 लाख माइनस 5 लाख दैट इज 20 लाख रुपीज। उसी तरीके से सो
बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन। कुछ चीजें ऐसी हैं इनमें कि अगर आप उनकी हिंदी अच्छे से समझ लेते हैं, in which language you are very comfortable in your own language, if you are very comfortable to analyze the same thing, then कोई भी क्वेश्चन उससे छूटेंगे नहीं। and after that when you will join the departments, then it will help you in all respect कि आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या ये चीजें हैं, आप टेक्निकली उसमें ब्रेन को यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द बुक वैल्यू। तो यहां पर क्या है, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी 25 लाख रुपए, राइट, और इसमें डिप्रेसिएशन आ गई 5 लाख रुपए की, राइट। तो अब हमारी बुक वैल्यू क्या हो गई, 25 लैक्स माइनस 5 लैक्स। एक क्वेश्चन करा देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, दैट इज 20 लैक्स रुपीज, ये आ गए, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बुक वैल्यू को, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जरा सा एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बुक वैल्यू पे एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, बस थोड़ा सा पहले डिप्रेसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे methods to calculate depreciation। First, straight line method, ठीक है। सेकेंड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, एंड फिफ्थ इज सम ऑफ ईयर्स मेथड। क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इससे ही आते हैं, इससे आते थे तो वो तो मैंने बता दिया आपको, सिंकिंग फंड हम कैसे निकालते हैं वही फॉर्मूला यूज होगा, राइट। तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड से आते हैं। तो और ये कन्वेंशन में मेंस वाले बैचेज में पढ़ा देता हूं, तो ये मेंस वाले बैचेज में करवा दूंगा, बट अगर नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आए, राइट। आइए पहले लिखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सी आई इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट एसेट लिखते हैं, ऑफ एन एसेट एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम। इनिशियल कॉस्ट तो टी इज इक्वल टू 0 पे ही होगा। सी एस इज द सैल्वेज वैल्यू, N is the useful life of an asset, right? M is the depreciation and BM is the book value। पहले आप कॉपी कर लीजिए, राइट। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ एन ईयर्स कर लीजिए, राइट। तो देखिए यहां पर डिप्रेसिएशन क्या आएगा, डिप्रेसिएशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर
D1 क्या आ जाएगा, CI माइनस CS बाई N। मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, 25 लाख की व्हीकल थी, 5 लाख का सेल्वेज वैल्यू इसका आता है 5 लाख, तो 25 माइनस 5 और 10 साल अगर यूजफुल लाइफ है, एग्जाम्पल देकर डिलीट कर दूंगा, 25 लाख माइनस 5 लाख और 10 साल अगर इसका यूजफुल लाइफ है तो इतना डिवाइडेड बाई दिस, तो 20 बाई 10 मतलब 2 लाख रुपए डिप्रिसिएशन। हर साल 2-2 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन आ रहा है इसमें। कितना का आ रहा है हर साल, 2-2 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन आ रहा है, राइट। तो बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले साल में कितना हो जाएगा बुक वैल्यू, 25 लाख माइनस 2 लाख मतलब 22 लाख, दूसरे साल 23 लाख माइनस 2 लाख, दूसरे साल में कितना हो जाएगा 21 लाख, तीसरे साल में 21 लाख माइनस 2 लाख 19 लाख रुपए। इसी तरीके से बुक वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के शुरू में। B1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन, राइट। यही आ गया बुक वैल्यू। सिमिलरली डिप्रेसिएशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू CI माइनस CS बाई N इंटू 2 लाख था, तो दूसरे साल में अब कितना हो जाएगा, 4 लाख का हो जाएगा। सो देयरफॉर बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, ये हमारा B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, CI माइनस 2 इंटू डिप्रेशिएशन, यही आ जाएगा D2, 2 इंटू डी कर लीजिए, ठीक है। या फिर चलिए ठीक है, इसको ऐसा लिख दूं 2 इंटू D1, तो 2 इंटू D1 ही रहने दीजिए, 2 इंटू D1, ठीक है। उसी तरीके से mth ईयर के लिए बुक वैल्यू फॉर mth ईयर जितना भी है आप एनालिटिकली निकाल सकते हैं उसको। BM इज इक्वल टू CI माइनस M इंटू CI माइनस CS बाई N। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फॉर्मूला को रटिए, ऐसे ही पता चल जाता है, एनालिटिकली ही पता चल जाता है, तो जरूरत ही नहीं है इसको रटने की फॉर्मूला को, राइट। अब एक क्वेश्चन कराते हैं इस पे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अच्छे से, राइट। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट इज ₹10,000, इट्स सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल एंड द एंड ऑफ its total useful life of 5 years is 1,000, its book value at the end of 2 years of its useful life will be what। बहुत ही सिंपल, आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन और पेपर क्या ही यूज करना है। देखिए सेल्वेज वैल्यू कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट तो ये है, फॉर्मूला से बना दो क्या, चलिए फॉर्मूला से बनाता हूं। इनिशियल कॉस्ट कितना है इसका 10,000, ठीक है। इट्स सेल्वेज वैल्यू कितनी है, सेल्वेज वैल्यू CS, और यूजफुल लाइफ कितना है 5 ईयर्स, सेल्वेज वैल्यू इज 1,000 रुपीज, करेक्ट। तो 5 साल यूजफुल लाइफ है, तो डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा इसका, D इज इक्वल टू CI माइनस CS बाई N। तो ये आ जाएगा आपका 10,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाई 5, सो 9,000 बाई 5, सो 1,800 रुपए। ये आगे इसके डिप्रिसिएशन, हर साल 1,800 रुपए का डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो एक साल में 1,800 रुपए। सो देयरफॉर बुक वैल्यू at the end of 2 years of useful life सेम ही होगा। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years मतलब बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर, बात तो एक ही है। सो दैट इज कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉस्ट माइनस 2 इंटू डिप्रेसिएशन, तो कितना हो गया 10,000 माइनस 2 इंटू 1,800, यही था ना, 10,000 ही था ना, तो 10,000 माइनस 3,600, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 7,000 6400 हो जाएगा, 6,400 रुपीज। सो दिस इज आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में बताइए आप। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप एग्जाम में कर सकते हो। डिप्रिसिएशन देखिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप क्लियर हो जाइए इन चीजों में। ये चीजें रटने की और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए का आपने एक मोबाइल परचेज किया, ठीक है।
उस मोबाइल की लाइफ है 5 साल की लाइफ है उस मोबाइल की, और हर साल उस मोबाइल में क्या है, हमारा डिप्रिशिएशन कितना आता है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमें ये बताया गया कि ये 10,000 का मोबाइल था ना जो तुमने लिया था ना यार, 10,000 की मोबाइल जो तुमने ली थी, 5 साल के बाद मैं उसी मोबाइल को 1,000 रुपए में लूंगा, राइट। 5 साल के बाद 1,000 रुपए में लूंगा, तो डिप्रिशिएशन कितना हो गया, हर साल कितने का डिप्रिशिएशन होगा, 1,800 रुपए का हर साल डिप्रिशिएशन हो गया। तो हमने सोचा कि यार 1 साल तो चला ही लिए, चलो 1 साल और चला लेता हूं, तीसरे साल इसको बेच दूंगा। तो जब हम तीसरे साल बेचने की कोशिश करने लगे ना, तो कितने में ये बिकेगा मोबाइल हमारा, 6400 रुपए में बिकेगा, क्योंकि डिप्रिशिएशन कितने का आ चुका होगा, 3600 रुपए का। तभी आप देखिए, जब भी आप किसी समझदार आदमी से सेकंड हैंड व्हीकल्स परचेज करने जाएंगे ना, जो बहुत ही अच्छा आदमी होगा, जो बहुत ज़्यादा मतलब ये बार्गेनिंग वगैरह नहीं करता होगा, जो मतलब बिल्कुल लॉयल होगा, ऑनेस्ट आदमी होगा, आप उसको बोलेंगे कि मैं आपकी गाड़ी परचेज करना चाहता हूँ, और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है अपनी गाड़ी को बेचने में, तो वो क्या बोलेंगे पता है आपको, कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप इस गाड़ी को लेकर जाइए, मेरे स्टाफ के साथ जाइए, शोरूम वाले के यहाँ, कंपनी वाले इसका रेट लगा देंगे, राइट। अब जैसे अपने से क्या बोलना है, अपने से जो बंदे बोलते हैं नहीं नहीं हमारी गाड़ी हमने 20 लाख रुपए में खरीदी थी, हम 15 लाख रुपए से नीचे में नहीं बेचेंगे, मनमानी कर रहा है। पहली बात, संविधान को बिल्कुल समझिए कि आंखों पे रखा हुआ है उसने, मान नहीं रहा उसको, ये मनमानी हो गई। घर खरीदने जाते हैं लोग, बोलते 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, ये मनमानी है, राइट। 50 साल यूज कर लिया घर को, फिर भी कीमत 10 करोड़ में बनाया था, आज 50 करोड़ में बेच रहा है, मनमानी है ये। तो एग्जैक्टली क्या, लैंड की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन लैंड की कॉस्ट इतनी भी नहीं बढ़ती है कि 50 गुना बढ़ गया हो। तो जैसे आप जब व्हीकल्स खरीदने जाते हैं, तो व्हीकल्स वाले कैसे लगाते हैं रेट, पता है आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्हीकल्स है, तो जैसे 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो 20 साल, देखिए आपको मैं एक एग्जांपल यहां पर ऐसे देता हूं, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए इनोवा लिया, 20 लाख इसका यूजफुल लाइफ है, ठीक है, 20 लाख रुपया इसका इनिशियल कॉस्ट है, और 10 ईयर्स इसकी लाइफ है इनोवा क्रिस्टा की, राइट। हर साल इसमें जो 10 साल, अब अगर आप 10 साल के बाद, उस पर लिखा रहता है मैनुअल्स पे, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये वो नहीं है, तो 10 साल के बाद अगर आप इसी गाड़ी को बेचने जाते हैं, तो इसकी सैल्वेज वैल्यू हो जाती है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए सैल्वेज वैल्यू हो जाती है, राइट। तो 10 साल के बाद अगर आप मेरे से परचेज करने आते ना, तो हम आपको इसका मेन्यू देख के बता देते कि ठीक है आप 5 लाख रुपए दो, हमारी गाड़ी ले जाओ, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, राइट। लेकिन अब आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैंने गाड़ी को 3 साल यूज किया, अब आप चाह रहे हैं कि आप मेरे से गाड़ी ले लें, और मैं भी चाह रहा हूं कि इस गाड़ी को बेचकर दूसरी गाड़ी ले लूं, राइट। तो अब मैं किस रेट पे आपको बेचूंगा वो देखिए। मान लीजिए मुझे इनकी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको कंपनी में भेज दूंगा, और कंपनी वाले किस रेट में आपको बेचेंगे देखिए। वो क्या करेंगे, पहले डिप्रिसिएशन निकालेंगे हर साल का, तो 20 लाख रुपए ये हो गए, माइनस 5 लाख रुपए हो गए, डिवाइडेड बाई 10 साल, तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया, 1,50,000 रुपए हर साल डिप्रिसिएशन आ रहा है, करेक्ट। अब 3 साल के बाद आप हमारे यहां से आए, तो अब 3 साल में इसकी डिप्रिसिएशन कितनी हो गई, इंटू 3, मतलब 4,50,000 रुपए। गाड़ी लिए कितने में थे, 20 लाख रुपए में, अब हम आपको बेचेंगे कितने में, डिप्रिसिएशन तो 4,50,000 का आ गया, सो 20 लाख रुपए माइनस 4,50,000 रुपए, तो 20 माइनस 4 16, 15,50,000 रुपए में आप ये गाड़ी मुझसे खरीद सकते हैं। समझ में आई ये कहानी, राइट। इसलिए कोई ऐसे बोले तो जरा सा अपना टेक्निकल ब्रेन उनको दिया करो, और डायरेक्टली इसी तरीके से परचेज मत कर लिया करो कि गाड़ी खूबसूरत लग रही है परचेज कर लिया। अरे यूजफुल लाइफ तो देखो, कई लोग 10 साल गाड़ियों को रखते हैं, बहुत बॉडी अच्छी रहती है, इंजन घिस जाती है उसकी, तो गाड़ियों की लाइफ को देखो पहले, क्या डिप्रिशिएशन है, टेक्निकली उसको समझो आप, तो सारी चीजें हो जाएगी। सो नो नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला राइट नाउ। सो मैंने आपको 30% पोर्शन जो है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का इसमें करा दिया है आपको, राइट। अब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी मैं करा दूंगा, ताकि स्टेट पीसीएस वाले जो भी बच्चे हैं उनको पूरा का पूरा फायदा मिले, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेयरली अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको फायदा मिल जाए, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे। अब बच गया हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, सेफ्टी वेलफेयर, क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड, ये सब पीपीटी में है, राइट। तो मैं पीपीटी थोड़ा सा हल्का फुल्का नहीं, मैं देखता हूं डिस्कस ही कर देता हूं, सबको डिस्कस करता हूं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग।